कंचन एक बहुत गरीब लड़की थी। वो अपना घर चलाने के लिए आलू पूरी बेचा करती थी और लोगों को कंचन के हाथ की आलू पूरी बहुत अच्छी भी लगती थी। एक दिन कंचन अपनी दुकान में बैठी होती है, तभी कंचन की दुकान पर गांव का एक आदमी सूरज आता है और वो कंचन से बोलता है, अरे कंचन बहन, जरा मेरे लिए गरम गरम आलू पूरी लगा दो। मोहन भाई, लगता है आज फिर आप भाभी से झगड़ा करके आ गए हो और यहाँ आलू पूरी खा रहे हो। भाई, आप क्यों भाभी से इतना झगड़ा करते हो? कंचन बहन, तुम्हारी भाभी को भी ये अच्छे से पता है कि मुझे तुम्हारी दुकान की आलू पूरी बहुत पसंद है, इसीलिए हर सुबह झगड़ा होता है। तो वो भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि अगर मैं यहाँ आकर आलू पूरी खाता हूँ तो तुम्हारी भाभी को मनाने के लिए उसकी पसंद की ही आलू पूरी लेकर भी तो जाता हूँ ना। आप दोनों का प्यार भी अजीब ही है, लेकिन जो भी कहो, आप दोनों को देखकर खुशी तो बहुत होती है कि इतना प्यार करने वाले लोग भी हैं। हमारा उतना ही प्यार है जितना स्वाद तुम्हारी बनाई हुई आलू पूरी में है। अरे गांव भर में हर कोई तुम्हारी आलू पूरी की इतनी तारीफ करता है। मैं तो बस अपनी पूरी मेहनत करती हूँ और गांव वालों को बहुत पसंद आती है। कंचन की आलू पूरी गांव में इतनी फेमस थी कि अगर किसी को भूख ना भी हो तो भी वो आराम से खा लेता था। लगभग गांव में हर कोई कंचन को जानता ही था। ऐसे ही एक दिन महेंद्र नाम का आदमी अपने दो साथी के साथ कंचन की दुकान में आता है। महेंद्र कंचन को काफी देर तक देखता ही रह जाता है। अरे ओ भाई साहब, यहाँ खड़े रहने से पेट नहीं भरता है, कुछ चाहिए भी या फिर ऐसे ही मुँह उठा कर आ गए यहाँ? ए लड़की, अपने भाई से ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चुप कर तू। वो मैंने सुना है कि आप आलू पूरी बहुत अच्छी बनाती हो, तो हम वही आपके हाथ की आलू पूरी खाने आए हैं। तो ये बोलो ना, आलू पूरी चाहिए। कंचन महेंद्र को आलू पूरी देती है। महेंद्र खा तो आलू पूरी रहा था, लेकिन उसे कंचन काफी ज्यादा पसंद आ जाती है और अब वो हर रोज ही कंचन की दुकान में आने लगता है। ऐसे ही एक दिन वापस से महेंद्र कंचन की दुकान में जाता है और कंचन से बोलता है, वो मुझे तू बहुत पसंद है, मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, तो जैसे गुंडे मवाली के साथ मैं शादी करूंगी? अरे बहुत देखा है मैंने, सरपंच का भाई है, इसीलिए हर जगह जाकर अपना रौब दिखाता रहता है ना। तू हमारे भाई को मना नहीं कर सकती है। तू जानती नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, जिंदगी मुश्किल कर देंगे तेरी। मैं तुम लोगों की खोखली धमकी से डरती नहीं हूँ। ऐसी खोखली धमकी से मेरा कुछ नहीं होगा और अपने भाई को लेकर अगर यहाँ से तुम लोग नहीं गए तो तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। कंचन की बात सुनकर महेंद्र अपने साथी के साथ वहाँ से चला जाता है और सब कुछ अपने भाई को बताता है। ये सब जानने के बाद सरपंच को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसी दिन सरपंच की बैठक बिठाता है और वहाँ कंचन को बुलाता है। ये कंचन हमारे गांव का नाम खराब कर रही है, इसके खाने में मिलावट मिली है और ऐसे लड़कों को अब हमारे गांव में रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए तुम्हें इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें अभी के अभी हमारे गांव से जाना ही होगा। क्या सबूत है कि मेरे खाने में मिलावट है? सबूत की जरूरत निर्दोषी को होती है, लेकिन तुम दोषी हो और तुम्हारे लिए बस सजा है और ये गांव के सरपंच का फैसला है जो सबको मानना होगा। आज शाम तक तुम हमारे गांव से खुद चली जाओ, वरना गांव से धक्के देकर निकाल दिया जाएगा। सरपंच कंचन को गांव से बाहर निकलवा देता है, जिसके बाद कंचन की मुसीबतें शुरू हो जाती हैं, लेकिन कंचन किसी भी मुसीबत से हार नहीं मानती है। मैं आज तक कभी भी मुसीबतों से डरी नहीं हूँ और ना ही अब डरूंगी। भगवान ने अगर मुझे दुख दिया है तो दुख के पीछे जरूरी कोई बड़ी वजह होगी और उस वजह को पता करके मैं अपने जीवन में वापस से खुशियाँ लेकर ही आऊंगी। बहुत से लोग रेलवे स्टेशन पर बहुत कुछ बेच रहे हैं, अब उनमें से एक मैं भी रहूंगी। कंचन अब रेलवे स्टेशन पर आलू पूरी बेचने लग जाती है। रेलवे स्टेशन पर कंचन की काफी अच्छी बिक्री होती है। लोगों को कंचन की आलू पूरी बहुत पसंद आ रही होती है, लेकिन कंचन की आलू पूरी की वजह से वहाँ दूसरी लड़की गायत्री की कोई भी कचौड़ी खाना पसंद नहीं करता है। हर किसी को आलू पूरी ही चाहिए थी। गायत्री को बहुत गुस्सा आता है। जब से ये आलू पूरी वाली आई है तब से इसने मेरी कमाई खा गई। अब कोई मेरे यहाँ से कचौड़ी खाना पसंद ही नहीं करता है। इसकी वजह से अब मेरे घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है, लेकिन अब ये ज्यादा दिन तक रह नहीं पाएगी। इसने मुझे परेशान किया है ना, अब मैं इसको यहाँ से ऐसा हटाऊंगी कि कभी दिखेगी नहीं है यहाँ पे। गायत्री को कंचन से काफी जलन हो रही थी, इसीलिए वो कंचन की बनाई हुई आलू की सब्जी में कॉकरोच मिला देती है और जब कॉकरोच वाली सब्जी एक औरत के खाने में जाती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। यहाँ लोग पैसे देते हैं और तुम उन्हें कॉकरोच वाला खाना खिला रही हो। अरे भाइयों बहनों, देखो ये हमें कॉकरोच वाला खाना खिला रही है। नहीं नहीं, ये मैंने नहीं डाला। कहना क्या चाहती हो? हमने खुद डाला है। कंचन को स्टेशन पर खड़े होकर लोग कंचन को बहुत मारते हैं और वहाँ से निकाल भी देते हैं। कंचन रोते हुए स्टेशन से जा रही होती है कि तभी कंचन की नजर गायत्री पर जाती है जो मुस्कुरा रही होती है। यहाँ इतना सब हो गया और ये कचौड़ी वाली गायत्री हंस रही है। ये तो मुझे अच्छे से जानती है, फिर भी इसने जरूर कोई गड़बड़ की है।
तभी ये इतनी ज्यादा खुश है, वरना ये मेरे लिए कुछ तो कहने के लिए आती ना। कंचन तुरंत गायत्री के पास जाती है और उसे सवाल करती है, ये सब तूने किया ना, तभी तुझे इतनी खुशी हो रही है ना? किसने कहा कि ये सब मैंने किया है? और कोई सबूत भी है जिसे ये साबित हो कि मैंने किया ये सब? बिना किसी सबूत के झूठा इल्जाम मत लगाओ। कंचन को सब समझ आ जाता है कि गायत्री का किया हुआ है। कंचन वहाँ सामान को इधर से उधर करने लगती है और तभी कंचन के हाथों से एक डब्बा गिर जाता है और मरे हुए कॉकरोच बाहर आ जाते हैं। सबको साफ नजर आ जाता है और ये सब किसने किया ये सब पता चल जाता है। कंचन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था, तुमने मेरे खाने में कॉकरोच मिलाया, मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। आप सब लोग देख रहे हो ना, ये जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये सब गायत्री का किया है, उसने ही मेरे खाने में कॉकरोच मिलाया। अरे ऐसे लोगों को तो खुले घूमने का भी कोई हक नहीं है, पुलिस को बुलाओ भाई। कंचन पुलिस को बुलाती है और गायत्री को गिरफ्तार करवा देती है और अंत में कंचन का काम ऊंचाइयों को छूने लगता है। सुरेखा अपनी सास उषा और ससुर वनराज के साथ रहती है। उसका पति राजेश एक पुलिस ऑफिसर होता है और वो शहर में अपनी ड्यूटी पर होता है, इसीलिए वो छुट्टी मिलने पर ही गांव में आया करता है। एक दिन सुरेखा, उषा और वनराज तीनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि पूरे 6 महीने बाद अब राजेश घर पर आने वाला था। अब क्या बना रही हो बहू? माँ जी, मैं मटर पुलाव बना रही हूँ, राजेश जी को बहुत पसंद है ना, इसीलिए। बहुत खूब बहू। वैसे भी हमारी बहू रानी के हाथ के मटर पुलाव किसे नहीं पसंद। जो कोई भी सुरेखा बहू के हाथ के मटर पुलाव खाता है वो सीधा अमृत खा लेता है। सही कहा जी आपने। धन्यवाद बाबूजी। काश हम भी शहर में राजेश के पास रह सकते, लेकिन आपकी तबीयत वहाँ खराब हो जाती है, इसीलिए हमें यहाँ गांव में ही रहना पड़ता है जी। हाँ सुरेखा, अब क्या ही कर सकते हैं। खैर वो सब छोड़िए और आप दोनों अभी के अभी तैयार हो जाइए। बाबूजी, मैंने आपका वो पीला कुर्ता निकाल दिया है, उसे पहन लीजिए, और माँ जी आप वो रानी कलर वाली साड़ी पहनिए। ठीक है बहू, लेकिन तू कब तैयार होगी बहू? मैं हो जाऊंगी तैयार, पहले आप दोनों तो होइए। चलो ठीक है बहू। सभी खुशी से राजेश का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें खबर मिलती है कि राजेश का गांव आते समय एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये खबर सुनकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारा राजेश हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। राजेश, तू कहाँ चला गया रे बेटा? अरे तनिक मिल के जाता अपनी माँ से। ए राजेश बेटा, राजेश लौट आना बेटा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मुझे इस तरह अकेला छोड़कर चले जाओगे राजेश, ये बहुत गलत किया आपने। राजेश जी लौट आइए ना, हम सब आपकी राह देख रहे हैं। राजेश की मौत के बाद अब घर पर काफी आर्थिक समस्या होने लगती है क्योंकि राजेश ही था जो कमाकर पैसे भेजता था। वनराज के पास एक बैलगाड़ी थी जिसे चला चला कर वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ा करता था और उसी के जरिए पैसे कमाकर उसने अपने बेटे राजेश को पढ़ाया लिखाया भी। लेकिन अब वनराज अपनी तबीयत के कारण कुछ काम भी नहीं कर पा रहा था। सुरेखा और उषा पूरे गांव में काम की तलाश करते हैं पर उन्हें कहीं भी काम नहीं मिलता। बहू, अब हम क्या कर सकते हैं? हमें तो कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा है। हाँ माँ, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। माँ, क्यों ना हम मटर पुलाव बेचें? आप सभी कहते रहते हो ना, मेरे हाथ का मटर पुलाव अगर बेचने जाओ तो पूरा गांव दीवाना हो जाएगा उसका। अरे हाँ बहू, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है। तू मटर पुलाव बेच सकती है। हम दोनों सास बहू मिलकर ये काम जरूर कर सकते हैं। हाँ माँ जी, इसके जरिए काफी अच्छे पैसे भी कमाए जा सकते हैं क्योंकि गांव में ऐसे कई सारे ठेले और ढाबे वाले हैं जो कोई न कोई खाद्य पदार्थ बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। हाँ बहू, लेकिन हम मटर पुलाव को बेचेंगे कहाँ? हमारे पास ना तो ठेला खरीदने के पैसे हैं और ना ही ढाबा खोलने के। हाँ माँ जी, वो भी एक परेशानी है। उषा और सुरेखा अब इसी सोच में पड़ जाते हैं कि वो दोनों अब मटर पुलाव बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे। तभी अचानक से उषा को वनराज की बैलगाड़ी दिखाई देती है। हमारी बैलगाड़ी कब काम आएगी? वैसे भी राजेश के बाबूजी तो इसे अब चलाने से रहे। हम इस बैलगाड़ी को ही अपने ढाबे का रूप दे देंगे, क्यों बहू?
हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो तय रहा, अब हम दोनों अपना बैलगाड़ी का मटर पुलाव ढाबा खोल कर ही रहेंगे। हाँ सुरेखा बहू। उषा और सुरेखा अब बैलगाड़ी को एक ढाबे का रूप दे देते हैं और उस पर सवार होकर मटर पुलाव बेचने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग मटर पुलाव खाकर उनकी खूब तारीफ करते हैं। वाह वाह, क्या मटर पुलाव है, सच में इसका स्वाद एकदम अमृत समान है। इस मटर पुलाव से मुझे मेरी नानी की याद आ गई। वो भी बिल्कुल ऐसे ही मटर पुलाव बनाया करती थी। आज के इस मिलावट वाले जमाने में ऐसे मटर पुलाव खाने को मिलना मानो रेगिस्तान में पानी मिलने के बराबर हो चुका है। बहुत खूब, सच में कमाल का बनाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। उषा और सुरेखा दोनों का मटर पुलाव का ये छोटा सा कारोबार बहुत अच्छे से चलने लगता है, लेकिन इनके इस कारोबार के कारण गांव के अन्य ढाबे वालों को तकलीफ होने लगती है, क्योंकि उनके पास ग्राहकों का आना जाना बहुत कम हो जाता है और सभी गांव वाले बस उषा और सुरेखा के मटर पुलाव को ही खाते रहते हैं। इन दोनों सास बहू ने हमारे नाक में दम करके रख दिया है। और नहीं तो क्या, हमें इनके बैलगाड़ी मटर पुलाव ढाबे को बर्बाद करना होगा। लेकिन हम वो करेंगे कैसे? आज ही हम उन दोनों की बैलगाड़ी चुरा लेंगे। बैलगाड़ी के बगैर वो दोनों मटर पुलाव बेच ही नहीं पाएंगी। बिल्कुल सही कहा। उसके बाद वो तीनों क्रूर ढाबे वाले अब उषा और सुरेखा की बैलगाड़ी चुरा लेते हैं और उसे कहीं छुपा देते हैं, जिसके बाद अपनी बैलगाड़ी गायब होने पर दोनों काफी चिंतित हो जाती हैं। हे भगवान, अब हम क्या करें बहू? बैलगाड़ी के बिना हम मटर पुलाव बेचेंगे कहाँ? हमारे पास जितने पैसे इकट्ठा हुए थे हमने सारे जरूरी चीजों में तो खर्च कर दिए। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, हम यहीं पर हिम्मत नहीं हार सकते हैं। गांव वालों को हमारा मटर पुलाव पसंद आने लगा है और हमें गांव वालों के लिए तो ये मटर पुलाव बेचना ही होगा। हम चाहे मटर पुलाव को अब बैलगाड़ी पर बेचें या उन्हीं सड़क पर, वो हमारे मटर पुलाव को खाने जरूर आएंगे। हाँ बहू, तूने ये बात तो सही कही है। सुरेखा और उषा अब सड़क पर ही मटर पुलाव बेचते हैं और तभी गांव वाले उनके मटर पुलाव को खाने आ जाते हैं। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना आपसे, ग्राहक आएंगे। हाँ बहू। बैलगाड़ी चुरा लेने के बावजूद भी दोनों सास बहू की तरक्की जारी है। ये देखकर उन तीनों ढाबे वालों की जलन बढ़ जाती है और अब वो तीनों चुपके से सास बहू के मटर पुलाव में मिर्च पाउडर मिला देते हैं, जिसके बाद वो मटर पुलाव खाने पर ग्राहकों को काफी तीखा लगता है और वो उससे खाने से मना कर देते हैं। इतना तीखा? अरे नहीं बाबा नहीं, हमें नहीं खाना ये तीखा मटर पुलाव। इतना तीखा? अरे नहीं बाबा नहीं, हमें नहीं खाना ये तीखा मटर पुलाव। हाँ, हम नहीं खाएंगे। ये लो तुम्हारे तीखे और बेस्वाद मटर पुलाव और खुद ही खा के बैठो तुम दोनों सास बहू। लेकिन हमारी बात तो सुनिए। बहू, ये मटर पुलाव अचानक से तीखा कैसे हो गया? तूने सही से तो बनाए थे ना? हाँ माँ जी, मैंने तो सही से बनाए थे, फिर भी न जाने कैसे। अब वो दोनों सास बहू बहुत चिंताग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि तीखे मटर पुलाव की बात पूरे गांव में फैल जाती है, जिस कारण उनके ढाबे पर अब कोई भी ग्राहक आने से कतराने लगता है। एक दिन जब सुरेखा गांव की नदी के पास से गुजर रही होती है, तभी वो वहाँ पर 3 बच्चों को नदी में डूबते हुए देखती है और फौरन उन्हें बचाने के लिए नदी में छलांग लगा लेती है। वो उन तीनों को बचाकर उनके घर ले जाती है और उनके पिता को कोई और नहीं बल्कि वो तीनों ढाबे वाले ही होते हैं। सुरेखा ने अपने बच्चों की जान बचाई है, ये देखकर उन तीनों को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो तीनों उससे अपना गुनाह कबूल करके माफी मांगते हैं। आप तीनों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया है, लेकिन आप तीनों को अपनी गलती का एहसास सही समय पर हो गया है, ये जानकर मुझे अच्छा लगा। मैं आप तीनों को माफ कर रही हूँ, लेकिन आइंदा से किसी के बारे में ऐसा मत सोचिए और किसी पर जलने की जगह खुद को मेहनत करके इस काबिल बनाइए कि आप दूसरों से जल ही ना पाओ और खुद में कामयाब हो जाओ। हाँ सुरेखा जी, हमें माफ कर दो। इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और वो तीनों सुरेखा को बैलगाड़ी वापस लौटा देते हैं, जिसके बाद सुरेखा और उषा फिर से मटर पुलाव बेचने लगते हैं और खूब